नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग आज आवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन बोला जाता है। तो अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आखिर मैग्नीफिकेशन अर्थात आवर्धन क्या होता है और आवर्धन की ज़रूरत क्या पड़ गई, आवर्धन की रिक्वायर्ड क्या पड़ गई कि हम लोग को आवर्धन जो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन है वह हम लोग को पढ़ना पड़ा या हम लोग को समझना पड़ा कि आखिर मैग्नीफिकेशन या आवर्धन क्या होता है। तो साथियों, जैसा कि न्यूमेरिकल आप सोल्व जब कीजिएगा, इसके बाद एक और लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको बार बार वस्तु की जो डिस्टेंस है, वस्तु की प्रतिबिंब की जो डिस्टेंस है, कभी न दे भी सकता है कभी न भी दे सकता है। प्रतिबिंब की जो हाइट है, वस्तु की जो हाइट है, न दे सकता है कभी दे सकता है, दे भी सकता है और न भी दे सकता है। अगर उस स्थिति में आपको अगर प्रतिबिंब की हाइट और वस्तु का हाइट न दे और आपसे पूछे कि बताइए कि वस्तु यहाँ पे बड़ा है या प्रतिबिंब बड़ा है, तो आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन उस समय अगर आपको मैग्नीफिकेशन पावर मिल जाए, यानी मैग्नीफिकेशन आवर्धन का वैल्यू मिल जाएगा, तो आपसे वादा मैं करता हूँ आप चुटकी बजा के 1 सेकंड में बता दीजिएगा कि मैग्नीफिकेशन पावर इतना है तो वस्तु बड़ा है कि प्रतिबिंब बड़ा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बिना देर के हुए बात करते हैं कि आखिर आवर्धन क्या होता है। तो साथियों, मान लेते हैं कि कोई यह एक दर्पण है, इसे हम लोग अवतल दर्पण ही कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इसलिए इसी के बाद उभरे हुए भाग को हम लोग पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं। और यहाँ पे इसका कोई एक पोल है, यहाँ पे इसका कोई एक केंद्र है, अगर ये कोई गोलीय दर्पण का पार्ट है, और यहाँ पे कोई इसका फोकस है। मान लेते हैं कि हम लोग वस्तु को इधर कहीं इन्फिनाइट और सी के बीच में रखें और हम लोग को प्रतिबिंब यहाँ कहीं पे मिला, तो हम लोग वस्तु को इतना बड़ा रखे, प्रतिबिंब हम लोग को इतना छोटा मिला। यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी, दर्पण से टकरा कर फोकस से निकल जाएगी और यहाँ से वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाएगी, जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वापस चलिए। तो वस्तु हम लोग इतना बड़ा रखे, प्रतिबिंब हम लोग को इतना छोटा मिला। तो आखिर हम लोग इसी बात को समझने के लिए कि बार बार अगर यह टर्म ना दिया जाए कि वस्तु की हाइट इतना है, प्रतिबिंब की हाइट इतना है, और आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि प्रतिबिंब बड़ा है कि वस्तु बड़ा है, तो आप नहीं बता सकते हैं। इस टर्म को समझने के लिए कि आप बिना प्रतिबिंब और वस्तु की हाइट जाने हुए भी आप बता सकते हैं कि इसमें वस्तु बड़ा है या प्रतिबिंब बड़ा है। इस बात को समझने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म आवर्धन, जो जिस इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन है, या पढ़ने की रिक्वायर्ड पड़ गई, जरूरत पड़ गई। तो मैग्नीफिकेशन क्या बोलता है, इतना बड़ा वस्तु रखे और हम लोग इतना छोटा प्रतिबिंब मिला। इस दोनों के रेशियो, इन दोनों के रेशियो यानी प्रतिबिंब अपॉन वस्तु, प्रतिबिंब की हाइट और वस्तु की हाइट जो है उसे हम लोग आवर्धन बोलते हैं। तो यहाँ पे सब लिख देखते हैं कि आवर्धन जो है, जिसे इंग्लिश में मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, वह प्रतिबिंब की ऊंचाई वटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर छोटा है और वस्तु की ऊंचाई बड़ा है, जैसे एग्जांपल से समझिए कि मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग को 3 सेंटीमीटर मिला और हम लोग जो वस्तु रखे थे वो 6 सेंटीमीटर बड़ा रखे थे। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू 1 से कम है, 1/2 है, यानी आधा है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि वस्तु बड़ा रखे, प्रतिबिंब हम लोग को छोटा मिल गया। अगर मैग्नीफिकेशन पावर हम लोग को 1/2 दे दे, हाफ दे दे, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वस्तु आपका बड़ा था, प्रतिबिंब आपका छोटा था। और समझिए, अगर मान लेते हैं कि प्रतिबिंब के जो हाइट था वह 6 सेंटीमीटर मिल गया और वस्तु हम लोग 3 सेंटीमीटर का रखे थे, तो आप इससे काटिए 2। अगर मैग्नीफिकेशन पावर क्वेश्चन में दे दे कि मैग्नीफिकेशन पावर आपका 2 है, समझ गए, और मान लेते हैं कि
3 सेंटीमीटर का हम लोग प्रतिबिंब इमेज ऑब्टेंट हुआ और 3 सेंटीमीटर का ही हम लोग वस्तु को रखे थे। इसका मैग्नीफिकेशन पावर 1 है। अगर मैग्नीफिकेशन पावर 1 है बाबू, तो आप यहाँ पर देख कर खुद बता सकते हैं कि जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब था। इसी बात को समझने के लिए न्यूमेरिकल में हम लोग जब वो प्रतिबिंब की हाइट और वस्तु को हाइट न दे रहा था तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में आ गए। इसलिए एक वर्ड आया मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन ने उन सारी बातों को सॉल्व कर दिया कि आप हमें वस्तु का हाइट मत दीजिए, प्रतिबिंब की हाइट मत दीजिए, सिर्फ हमें मैग्नीफिकेशन पावर बताइए, हम अपना काम कर लेंगे कि प्रतिबिंब छोटा है या वस्तु बड़ा है, आखिर क्या है हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आवर्धन के अच्छा सा एक बेहतरीन सा डिफिनेशन लिखते हैं। इस फार्मूला से ही डिफिनेशन भी ड्राइव हो जाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कहा जाता है। यहाँ पे आप एक बात समझिएगा कि हम लोग बार बार आवर्धन न लिखकर उसका जो इसका इंग्लिश मीनिंग है मैग्नीफिकेशन, उसमें पहला जो वर्ड है एम, अगर आपको इस चैप्टर में कैपिटल एम या स्मॉल एम दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वह हम लोगों को आवर्धन मैग्नीफिकेशन बता रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि आवर्धन को बड़ी एम या छोटी एम द्वारा सूचित किया जाता है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बड़ी एम या छोटी एम, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आवर्धन इक्वल टू कैपिटल एम या स्मॉल एम, प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। देखिए इसी डिफिनेशन से यहाँ पे जो आवर्धन का डिफिनेशन है वह भी तैयार हुआ है, वह भी मिला है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों के रेशियो को हम लोग आवर्धन बोलते हैं। तो इसे भी प्रतिबिंब की ऊंचाई बार बार न लिखकर हम लोग इसे एच आई द्वारा हम लोग सूचित करते हैं कि आई से इमेज, एच मतलब हाइट, इमेज की हाइट, तो हम लोग ऊपर एच आई लिख सकते हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग एच ओ से सूचित करते हैं। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एच मतलब हाइट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट। तो यह भी इसे हम लोग थोड़ा सा इंडिकेशन से सूचित करने वाले वर्ड से मैग्नीफिकेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कैपिटल एम या स्मॉल एम इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलिए मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको समझाते हैं। मैग्नीफिकेशन से हम लोग, अगर मैग्नीफिकेशन वैल्यू से हम लोग ये बताना चाहें कि वस्तु बड़ी है या प्रतिबिंब बड़ी है, या प्रतिबिंब बड़ी है या वस्तु बड़ी है, या दोनों इक्वल है, इसके लिए आपको 3 कंडीशन आपके माइंड में रखना होगा कि अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 के बराबर है तो पर जैसे कि हम लोग 3 सेंटीमीटर वस्तु रखें और 3 सेंटीमीटर का ही हम लोग को प्रतिबिंब मिला, क्योंकि ऊपर प्रतिबिंब का हाइट होती है, नीचे वस्तु का हाइट होती है। तो 3 सेंटीमीटर का हम लोग वस्तु रखें और 3 सेंटीमीटर का हम लोग को प्रतिबिंब मिला। तो अब बताइए कि इसका मैग्नीफिकेशन पावर 1 हुआ। अगर मैग्नीफिकेशन पावर 1 हुआ तो वस्तु की हाइट, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई
बराबर होगा, बराबर होगा। फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में समझिए कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग 6 सेंटीमीटर बड़ा वस्तु रखें और हम लोग को 12 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब मिला, तो बताइए यह बड़ा है 1 से कि नहीं? 1 से 2 बड़ा है। अगर हम लोग को मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा मिले, 1 से बड़ा मिले, एम जो है वो 1 से हमेशा बड़ा है, तो अगर 1 से बड़ा होगा तो उस स्थिति में आप बताइए कि ऑब्जेक्ट बड़ा है कि प्रतिबिंब। देखिए नीचे है ऑब्जेक्ट, ऊपर है इमेज, नीचे है वस्तु, ऊपर है प्रतिबिंब, तो बताइए प्रतिबिंब बड़ा है कि नहीं? मीटर का वस्तु हम लोग 6 सेंटीमीटर बड़ा रखे और प्रतिबिंब हम लोग को 12 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो इसे यहाँ पे देखिए कि हम लोग को जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है ऊपर होता है और वस्तु की ऊंचाई होता है जो नीचे है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग को बड़ा मिल रहा है और वस्तु की ऊंचाई हम लोग को छोटा है। तो अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा है और वस्तु की ऊंचाई छोटा है, यानी वस्तु की ऊंचाई छोटा तथा इस कंडीशन में वस्तु की ऊंचाई छोटा तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा होता है, बड़ा होता है। चलिए कंडीशन थर्ड आप समझिए कि अगर अब हम लोग ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर को रखें और हम लोग को प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर का मिल गया, तो 1/2 यानी 0.5 या 1 से कम है। अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से कम है, अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से कम है, तो उस कंडीशन में हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है, देखिए नीचे ऑब्जेक्ट का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, तो अगर इस कंडीशन में वस्तु की ऊंचाई ज़्यादा होती है, वस्तु की ऊंचाई बड़ा है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई छोटा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप तीनों कंडीशन को यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू है, आवर्धन का वैल्यू है, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अगर यहाँ पे एक और पॉइंट समझिए कि अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू धनात्मक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों पॉजिटिव है, तभी तो हम लोग को आवर्धन धनात्मक मिलेगा। अगर इसमें से कोई एक भी अगर ऋणात्मक हुआ तो आवर्धन हम लोग को निगेटिव मिल जाएगा। तो हम लोग को धनात्मक आवर्धन कब मिलेगा? जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई भी दोनों धनात्मक हो। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई धनात्मक कब होगा? कि जब हम लोग वो ऑब्जेक्ट को ऊपर रखें और प्रतिबिंब हम लोग को ऊपर मिल गया। तो इस कंडीशन में दोनों की ऊंचाई हम लोग कैसा कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। तो इस ऐसा कंडीशन किस में होता है? आपको पढ़ाया है, बताया है कि अगर प्रतिबिंब सीधा बने तो सीधा बनेगा, तो कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब उत्तल दर्पण के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वह सीधा बनाता है, और वह सीधा बनाएगा तो वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक। तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है वह हमेशा काल्पनिक बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण जो है हमेशा धनात्मक, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है। और जो अवतल दर्पण है, हम लोग जानते हैं कि 5 कंडीशन में अवतल वास्तविक जो कंडीशन है जिसमें हम लोग को वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, उसमें हम लोग जानते हैं कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वह उल्टा होगा, और उल्टा होगा तो उसका हाइट ऑफ जो इमेज है, हाइट ऑफ इमेज वह निगेटिव होगा। अगर हाइट ऑफ इमेज निगेटिव है तो आवर्धन को कैसा कर देगा? निगेटिव। तो हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण जो है उसका मैग्नीफिकेशन पावर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। बाबू हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक अवतल दर्पण के मैग्नीफिकेशन पावर के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण दोनों तरह का
प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है। अगर अवतल दर्पण जो है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है तो वह सीधा है, और सीधा है तो हम लोग को जो मैग्नीफिकेशन पावर है, जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू है, जो आवर्धन का वैल्यू है वह धनात्मक मिलेगा। अगर अवतल दर्पण प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बना दिया तो उल्टा बनेगा, तो है जो हाइट ऑफ इमेज है, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वह हम लोग को निगेटिव मिलेगा। अगर इन दोनों में से एक भी निगेटिव आया तो आवर्धन को निगेटिव कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण धनात्मक, अवतल दर्पण का आवर्धन, अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक, आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। आप इसे एक दूसरे लैंग्वेज में समझिए कि अगर मैग्नीफिकेशन का पावर धनात्मक है तो वह दर्पण उत्तल और अवतल दोनों हो सकता है, क्योंकि अवतल भी धनात्मक मैग्नीफिकेशन आवर्धन देता है। अगर आवर्धन का वैल्यू निगेटिव है तो आप लोग 100% बता सकते हैं कि वह दर्पण अवतल होगा, क्योंकि अवतल दर्पण सिर्फ निगेटिव आवर्धन देता है, निगेटिव मैग्नीफिकेशन देता है, और उत्तल दर्पण निगेटिव मैग्नीफिकेशन नहीं देता है, निगेटिव आवर्धन नहीं देता है। तो यहाँ पे एक और बात आप ध्यानपूर्वक देखिए कि कभी कभी हम लोगों को क्वेश्चन में प्रतिबिंब की ऊंचाई और ना ही वस्तु की ऊंचाई देता है, फिर भी उस स्थिति में अगर हम लोगों को आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन का वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करना हो तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते कि जो उसका प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की जो दूरी दिया हुआ रहता है उसका रेशियो कर लेते हैं। बस इसमें हम लोग नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। आखिर इसमें अगर एक क्वेश्चन आप लोग को माइंड में आ रहा होगा कि आखिर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव क्यों करते हैं, तो बाबू हम आपको बार बार बताते आए हैं कि हम लोग दर्पण से हमेशा बाईं साइड, हर कंडीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु जो है, वो दर्पण से बाईं साइड रखते हैं। और आपको हम बताए हैं कि दर्पण से जितना भी बाईं साइड के डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं वह नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि जो वस्तु दूरी u है वह हमेशा नेगेटिव होगा, इसलिए इसे हम लोग नेगेटिव कंसीडर किया है, क्योंकि हम हर कंडीशन में दर्पण उत्तल हो या अवतल हम लोग बार बार वस्तु को बाईं साइड रखते हैं और बाईं साइड के सारी डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। तो इसे आप हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं कि इसे एक और तरीके से आवर्धन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। वह कौन सा तरीका है? तो प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी, इसमें सिर्फ नेगेटिव हम लोग को कंसीडर करना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वस्तु को दर्पण से हम लोग बाईं साइड रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना सारी बातें अभी हम बताएं बेहतरीन तरीके से और एक लाजवाब तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।